आल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद राहत नहीं मिली। आज लखीमपुर की सेशन कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 रोज की अदालती तहवील में भेज दिया। जुबैर को सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। एफआईआर में जुबैर के खिलाफ आईपीसी की दफा 153B 505(2) जोड़ी गई है। जुबैर के खिलाफ सितंबर 2021 में एक न्यूज चैनल के मुलाजिम के खिलाफ फैक्ट चेक का ट्वीट शेयर करने पर मामला दर्ज कराया गया था। आज आलमी यौम आबादी है। इस मौके पर लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की रिहायशगाह पर आबादी का 15 रोजा प्रोग्राम शुरू हुआ। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती आबादी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आबादी कंट्रोल प्रोग्राम कामयाबी से आगे बढ़ गया, लेकिन आबादी के अदम तवाजुन की सूरत हाल पैदा नहीं हो सकी। सीएम योगी ने कहा कि आबादी पर कंट्रोल जरूरी है, लेकिन तवाजुन का भी ख्याल रखना होगा। इस मौके पर इशारों में बढ़ती आबादी के लिए योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को निशाना बनाया। वाज़ेह कि गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश के रियासती कानून कमीशन ने आबादी पर काबू पाने की पॉलिसी के हवाले से वज़ीर आला को एक मसवदा पेश किया था और अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि रियासत में आबादी कंट्रोल पॉलिसी को कब नाफिज किया जाएगा। एक नेशनल एवरेज के बराबर लाने की उस समय हमारे सामने समस्या देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ग विशेष में मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। अगर दो बच्चों के बीच में अंतराल कम है, इसका लिहाजा मातृ मृत्यु दर पर भी और शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ेगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पूरे समाज को। और ये स्थिति हो रही है। यद्यपि विगत 5 वर्ष के अंदर इसमें काफी अच्छी सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश ने अपने रिकॉर्ड को पहले की तुलना में ठीक करने का प्रयास किया, अच्छा किया है, लेकिन इसमें और बेहतर करने की आवश्यकता और जिससे जनसंख्या स्थिरीकरण एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसमें जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस जागरूकता के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। तो वहीं कांग्रेस ने यूपी के वज़ीर आला के जरिए बढ़ती आबादी के लिए एक मखसूस तबके को जिम्मेदार करार देने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। योगी जी ने 2 बातें कही हैं। एक तो कहा है कि जो यहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं उनकी आबादी घटनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि एक वर्ग की आबादी बढ़ रही है। जाहिर है उन्होंने मुसलमानों की तरफ इशारा किया है, वो आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। उन्हें ये बयान आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी से पूछ के देना चाहिए था। मोहन भागवत जी का कहना है कि अखंड भारत बने, और अखंड भारत में तो बांग्लादेश भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा और पाकिस्तान भी आ जाएगा। तब इस आबादी का योगी जी क्या करेंगे? और अगर वो मूल आबादी की बात कर रहे हैं तो ये भी मोहन भागवत जी कह चुके कि इस देश में रहने वाले हिंदू मुसलमानों के पूर्वज एक थे, तो इस देश में तो जो भी रह रहा है वो मूल निवासी है, तो चिंता किस बात की है? लेकिन ऐसे बयानात पहले मोहन भागवत जी से पूछिए, तब इस तरीके के बयानात दीजिए। ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि एक वर्ग की तरफ बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी की समस्या तो हर जगह विश्व में है, हमारे देश में रही है और आज से 50 साल पहले की बात है कि कांग्रेस नेताओं ने ये प्रयास किया था कि हम आबादी पर अंकुश लगाएं। तो उस समय इसका विरोध उन सभी दलों ने किया था जो आज कहीं कहीं सत्ता में है। तो अगर वो इस बात को गंभीरता से लेते हैं और वो समझते हैं कि एक समस्या है, और समस्या में दो राय नहीं है कि समस्या तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या और जो हमारे पास संसाधन हैं, चाहे वो नेचुरल संसाधन हो, चाहे वो प्रोडक्टिव संसाधन हो, उन पर बोझ तो बहुत पड़ेगा। और अगर बोझ पड़ेगा तो हमारे जीवन शैली कैसी बनेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक आबादी कंट्रोल करने के मामले पर पीएम मोदी और सीएम योगी के बयानात में काफी फर्क नजर आता है। संतुलन पर चर्चा करने की बात हो, जब देश में महंगाई पे गरीबी का जो बढ़ता असंतुलन है उस पे चर्चा करने की बात हो,
तो मुख्यमंत्री योगी जी एक बात के बेताज बादशाह हैं कि कैसे नैरेटिव चेंज किया जाए, लेकिन हम आपको नैरेटिव चेंज नहीं करने देंगे। मुख्यमंत्री योगी जी ये बताइए कि सरकार बनने के बाद से लेकर आज तक आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, जो तीनों जो कृषि बिल थे, उस बिल को उत्तर प्रदेश में कानून बना के लागू किया जाएगा। न केंद्र सरकार इस पर जागी, न आप जागे। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि 80 करोड़ रोजगार 2022 तक दे दिए जाएंगे, लेकिन निर्मला सीतारमण साहिबा कहती हैं संसद में कि 50 लाख नौकरियां ही हम एक साल में दे पाए। तो ये जो असंतुलन है, इससे इस देश के जो 80 करोड़ लोग, आपके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप खाना खिला रहे हैं। खाना तो आप उन्हीं को खिला रहे हैं कि जिनकी हालत नासाज है, जिनकी ज़िंदगी में गरीबी है, बेकारी है, कमज़ोरी है। तो आप 80 करोड़ लोगों को आपने ज़िंदगी को जो जहन्नम बना दिया है, उसको संतुलित करने के लिए कुछ करिए, नहीं तो जनता विधानसभा की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय के जरिए मदरसा तालीमी निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाने के बाद एमपी में सियासी घमासान छिड़ गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने जहां मदारिस पर कुरान के साथ असरी उलूम की तालीम देने पर जोर दिया है, वहीं मुस्लिम तंजीमों ने कैलाश विजयवर्गीय को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें मदरसा तालीमी निज़ाम से नावाकिफ करार दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मुल्क के मदारिस और इनके तालीमी निज़ाम को सियासी पार्टियों के जरिए तनकीद का निशाना बनाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहते हुए नई बहस छेड़ दी कि मदारिस के तालीमी निज़ाम के सबब मदारिस के तलबा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। इस पे सरकार और समाज दोनों को विचार करना पड़ेगा। समाज एक बहुत बड़ा आरोप लगाए कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उस पर सोच, आज के समय में हम नियंत्रण नहीं करना चाहते, पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आप मदरसे में कुरान की पढ़ाई कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर एक दूसरे हाथ में उसको कंप्यूटर भी दें और कंप्यूटर के माध्यम से आधुनिक शिक्षा। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता है। हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर भी बने, और इसलिए कुरान के अलावा दूसरी शिक्षा भी मदरसों में दी जाए। इसका प्रयोग असम में चालू हो गया है, इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है। अन्य राज्य भी अगर इसको करेंगे और समाज उसमें सरकार के साथ रहे, इसमें कहीं अतिवादी लोग जो रहते हैं वो उसका विरोध करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए समाज की भी जवाबदारी है कि वो इसमें साथ दें। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने कैलाश विजयवर्गीय के जरिए मदारिस के तालीमी निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाने पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया। देखिए, मैंने कैलाश विजयवर्गीय साहब जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका बयान सुना। हम उनके बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देखिए, मुल्क के अंदर हर एक मज़हब को अपनी अपनी आज़ादी है कि कौन सी तालीम हासिल करे। जो डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर बने, जो संस्कृत विद्यालय में पढ़कर संस्कृत का विद्वान बनना चाहता है या पंडित बनना चाहता है वो बने। इसी तरह मदरसों में एक तरीक़ा तालीम होता है। कुछ मदरसों में बुनियादी तालीम दी जाती है जो हर मुसलमान के लिए कुरान पाक का पढ़ना ज़रूरी है, वो पढ़ता है। लेकिन जो आला तालीम है वो आला तालीम में मुफ्ती, आलिम, फाजिल बनाए जाते हैं। लेकिन कोई धर्म का विद्वान अगर बनना चाहता है तो उसको धर्म का विद्वान बनने की आज़ादी हर धर्म के अंदर मौजूद है। मैं हुकूमत हिंद से और सूबाई सरकारों से मांग करता हूँ कि यूनिवर्सिटियों में कंपैरेटिव स्टडी के डिपार्टमेंट खोले जाएं, तो एक दूसरे से जो है मज़हब को समझने की आसानी होगी। लेकिन जो जिस तरह विजयवर्गीय साहब मदरसों पर उंगली उठा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मदरसों का शानदार रिकॉर्ड रहा है, तो अगर सहूलत देनी है भारत सरकार को, सूबाई सरकारों को, तो जो अक़लियतों के स्कूल हैं उनकी सहूलत दें। पहले अक़लियती स्कूलों को मध्य प्रदेश सरकार में ग्रांट मिलती थी, वो दिग्विजय सिंह साहब के ज़माने में ग्रांट बंद कर दी गई। मैं मांग कर रखता हूँ कि स्कूलों को जो ग्रांट मिलती थी
प्राइवेट स्कूलों को जिस तरह से ग्रांट मिलती थी वो ग्रांट फिर से दी जाना चाहिए ताकि प्राइवेट स्कूल और अक़लियतों के स्कूल भी तरक्की करें। हाजी मोहम्मद हारून के मुताबिक मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय को मदारिस की इतनी फिक्र है तो इन्हें चाहिए कि पहले मदारिस के असातिज़ा की 6 साल से रुकी हुई तनख्वाह को जारी करवाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। जिला नंदयाल के बंगानापल्ली हलके में मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आरडीओ दफ्तर के रूबरू दुल्हन स्कीम को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने वाईसीपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी हुकूमत से इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि दुल्हन स्कीम को खत्म करने से गरीब लड़कियों की शादियों में रुकावटें हो रही हैं। गुर्बत की वजह से कई वालिदैन अपने बच्चों की शादियां करने से कासिर हैं। राष्ट्र मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी मुसलमानों को जो वादा करे थे दुल्हन पथकम के ताल्लुक से 1 लाख रुपये दुल्हन पथकम देने का वादा करे थे, लेकिन आज को 3 साल हो गया अभी तक वो बात के पर अमल नहीं करे। तो तमाम लोगों की दरख्वास्त है मुख्यमंत्री साहब से कि आप जो वादा करें ही जहाँ तक हो सके वहाँ तक जल्दी से जल्दी वो वादे को पूरा करें और मुसलमानों की जो औरत बच्चा है गरीब बच्चों को सहारा बनने की कोशिश करें। 1 लाख रुपए अगर गरीब बच्ची को आ गए तो कितना कि उनका काम निकलता है। इन्हें जो बात बोले ही वही बात के ऊपर अमल करो बस। हमें ख़ास तौर से दूसरी बात कोई बोलते नहीं, वो सा डिमांड नहीं। तुम्हारी ज़ुबान से मुख्यमंत्री साहब जो बात बोले हैं उस बात के ऊपर अमल करके अपने वादे को निभा लिए तो हमें सब मुसलमाना खुश है। मेहरबानी फरमा के हमारे को जो वादा करे हैं वो वादे को पूरा करें। अमरावती में अमीश कोहली के कत्ल के बाद इस मामले में नए इंकशाफात हो रहे हैं। इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड और कत्ल के मुलजिम इरफान खान की कुछ तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इरफान खान राणा जोड़े का करीबी था और गुज़िश्ता इंतखाबात में इसने राणा जोड़े के लिए भरपूर इंतखाबी तशरीह की थी। इस मामले को लेकर सियासत गरमा गई है। आज कांग्रेस की जानिब से अरुण चौक में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कांग्रेस ने राणा जोड़े को तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि राणा जोड़ा यानी रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा और इनके शौहर रुकन असेंबली रवि राणा शहर का अमन खराब कर रहे हैं। ये है उदयपुर की घटना का हत्यारा जो है वो भाजपा का पदाधिकारी निकलता है और अमरावती की जो घटना का हत्यारा या मास्टरमाइंड है वो इन लोगों के नवनीत राणा रवि राणा के करीब का निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं तो लिंक हो सकती है और ऊपर से 28 तारीख को जो घटना होने वाली है वो 27 को कैसे पता चलती है। ये सारे चीज़ों की वजह से और आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसे बात का बतंगड़ बना देती है जिस कारण हमारे अमरावती का बहुत वातावरण खराब हो रहा है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।